Okay guys, now when we're talking about economy, one of the very important aspect of economy is money. Okay, पैसे के बगैर या फिर एक कह सकते हो कि सूटेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बगैर जो है जो ये इकोनॉमी अभी हम देख रहे हैं, जो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स काफ़ी ग्रैंड लेवल की जो इकोनॉमी हम देख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं थी। अब जब हम मनी या क्रेडिट की बात करना शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मनी जो है आखिर इसका फंक्शन क्या है। तो मनी जो है, ठीक है, मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी के द्वारा जो है, मनी के रूप में जो हम क्या करते हैं, चीज़ों का जो है थिंग्स या सर्विसेज का जो है हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। अब एक चीज़ बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं पैसे के द्वारा, तो क्या ये किसी और रूप में हो सकते थे? अगर बहुत पहले की बात कर लो तो उस समय में जो है ये एक्सचेंज होता था पैसे के नहीं, कमोडिटीज़ के रूप में ही ये एक्सचेंज होता था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। ओके, इसमें क्या होगा, इससे मान लीजिए कि आपके जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो है कॉबलर जो है उसके पास शूज़ तैयार है, तो वो तैयार है कि भाई मुझे गेहूं दे दो, मैं शूज़ दे दूंगा। दूसरी तरफ जो जिसके पास गेहूं है वो बोल रहा है कि नहीं, एक्चुअली मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए। और एक तीसरा जो है वो प्रॉपरली पॉटर है, कुछ है, उसने जो है बर्तन बना रखे हैं मिट्टी के, और वो बोल रहा है कि मुझे शूज़ तो चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबके पास देने के लिए कुछ ना कुछ है और लेने के लिए भी सबको कुछ ना कुछ चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बार्टर सिस्टम होगा। अगर ये अपना गेहूं दे दे इसको और इससे जो है ये अपना शूज इसको दे दे और इसका गेहूं ले ले, तो ये बार्टर हो जाएगा, जहाँ पर कि आप एक चीज़ देते हैं दूसरी चीज़ उसके बदले में लेते हैं। पंगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार्टर सिस्टम के अंदर जो है आपको चाहिए ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कि किसी आदमी को एग्जैक्टली वही चीज़ बेचना हो जिसको कि दूसरे को ज़रूरत है, और दूसरे को वो चीज़ बेचना हो जिसको कि पहले को ज़रूरत है। दिस इज व्हाट यू कॉल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यही जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, मतलब कि व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज टू बाय। जो एक आदमी बेचना चाहता है वो एग्जैक्टली वही है जो कि दूसरा पर्सन खरीदना चाहता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जो खरीदना चाहता है उसके पास भी वो चीज़ मौजूद है जो कि पहला पर्सन जो है वो खरीदना चाहता है। ओके, तो ये हो गया, यही आपका बार्टर सिस्टम हो जाएगा। जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जो है बार्टर सिस्टम फिर कंडक्ट होता है। बार्टर सिस्टम जहाँ पर कि बिना पैसे के यूज के लोग जो है अपना सामान जो है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, और इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है बार्टर के सिस्टम को वर्क करने के लिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है ये एक एसेंशियल कह सकते हो कंडीशन है, इसके बगैर जो है बार्टर सिस्टम काम नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कि पैसे का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर पैसा जो है वो क्या करता है, वो सारे वो जो है क्रूशियल इंटरमीडिएट, जितने भी क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उनको ख़त्म कर देता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है उसको ख़त्म कर देता है, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। शू मेकर को मान लीजिए कि अब जो है किसान को खोजने की ज़रूरत नहीं है जिसको कि गेहूँ बेचना हो और जूते चाहिए हो। ओके, या फिर जो बर्तन बनाने वाला है उसको जो है फिर ऐसा शू मेकर नहीं चाहिए होगा जिसको कि बर्तन चाहिए हो और बदले में वो शूज़ बेचने के लिए तैयार हो। ये जो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है ये खोजने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना सामान बेच लीजिए, बदले में आप जो है पैसा ले लीजिए, और उसके बाद जो है आप फिर वो पैसा लेके जाइए, जो सामान आपको खरीदना है वो आप खरीद लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बस क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ बायर फॉर योर थिंग्स। एक बार जब आपने वो ले लिया, आपने सामान दे के सामान को आपने पैसे के साथ एक्सचेंज कर लिया, अब उसके बाद उस पैसे का यूज करके आप कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं मार्केट में। ओके, अब चूंकि पैसा जो मनी जो है वो इंटरमीडिएट का काम करता है इस एक्सचेंज प्रोसेस में। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है, मनी जो है वो जो है इंटरमीडिएट का काम करता है इस एक्सचेंज प्रोसेस में, तो इसलिए यहाँ पर मनी जो है वो क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि मनी की जब हम बात करते हैं और इसके जो एसेंशियल एक फंक्शन की बात करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने नोटिस किया पहले भी चीज़ों का आदान प्रदान होता था। इट वॉज कंडक्टेड थ्रू ए सिस्टम कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए एक एसेंशियल कंडीशन क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट। दोहरी ज़रूरत होनी चाहिए, ये जो बेचना है उसको खरीदने वाला मिलना चाहिए, और जो खरीदने वाला है उसके पास वो चीज़ होना चाहिए जो कि जो पहला पर्सन है वो
खरीदने के लिए तैयार हो। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट रोल है, ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है, इसका जो ये इंटरमीडिएट वाला रोल है, ये रोल अगर मनी को दे दो तो मनी फिर वो रोल प्ले करने लगेगा, और जब वो मनी वो रोल प्ले करने लगेगा तो मनी क्या हो गया, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। लेकिन मनी जो है वो इसका एक अवतार नहीं है, इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। और अगर मॉडर्न फॉर्म की बात करो आप, मनी के मॉडर्न फॉर्म्स की, तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक करेंसी हो गया, बैंक डिपॉजिट वगैरह वगैरह। पहले के सबसे पहले के ज़माने में तो लोग जो है कौड़ी वगैरह का यूज करते हैं, राइट। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपका ठीक है कौड़ी का यूज हो गया, अनाज का यूज हो गया, मवेशी का हो गया, ये सब करेंसी के तौर पर काम करते थे। फिर उसके बाद जो है टाइम आता है जबकि आपको मेटल के बने हुए कॉइन्स मिलने लगते हैं, जैसे कि सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का वगैरह वगैरह, ये सब चलते रहे थे। बाद में जो मॉडर्न टाइम्स की बात करो तो इस समय में आके जो है बेसिकली करेंसी आ गई। करेंसी में आपको पेपर के भी नोट मिलेंगे, कॉइन्स भी मिलेंगे। और पहले के टाइम में जो कुछ भी करेंसी के तौर पर यूज होता था, मनी के तौर पर यूज होता था पहले के टाइम में, ठीक है, उनके उलट मॉडर्न करेंसी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, क्योंकि मॉडर्न करेंसी जो है वो प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, इनका नहीं बना हुआ है। या फिर कह सकते हो कि अनाज या मवेशी की तरह वो एवरीडे यूज का भी नहीं है। मॉडर्न करेंसी जो है इसका अपने आप में कोई यूज ही नहीं है। मॉडर्न करेंसी अगर आप 2000 रुपये का भी नोट लेके जाओ, 2000 रुपये के नोट का क्या यूज कर सकते हो आप, अदर देन बाइंग समथिंग। 2000 रुपये के नोट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका 500 या 1000 का नोट जब एक बार गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये किसी काम का नहीं है, जो लोग बैंक में जमा करवा पाए वो तो ठीक है, जो बैंक में नहीं जमा करवा पाए उनके रुपये का क्या हुआ। वो 500 रुपये के नोट को लेकर अगर अभी के टाइम में जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको जो है एक अठन्नी चॉकलेट तक नहीं दी जाएगी। रीज़न क्या है कि उस 500 के नोट की अपनी कोई इनहेरेंट वैल्यू है ही नहीं, है कि नहीं। तो फिर इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। किसी चीज़ का जब मान लो कोई इनहेरेंट वैल्यू है ही नहीं तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है, इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। करेंसी, किसी भी कंट्री करेंसी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये करेंसी जो है वो उस देश के उस देश के सरकार के द्वारा जो है ऑथराइज्ड है। जैसे इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसीज को ऑथराइज करती है। और हाँ, इंडियन कानून के मुताबिक कोई भी दूसरा व्यक्ति या संस्था जो है वो करेंसी इश्यू नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो है कानूनी तौर पर जो है रुपीज़ का एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट जो यूज़ है, रुपये का जो एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट जो यूज है ये लीगल किया गया है। तो मतलब ये कि इसको जो है मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पर कहीं पर भी जो है इंडिया भर में रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी अगर आप जो है रुपीज़ के थ्रू जो इंडियन नेशनल करेंसी है INR जो है, इसके थ्रू अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप सेटल करते हैं तो इसको जो है कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ओके साथ ही कोई इंडिविजुअल भी जो है वो भी जो है रुपीज़ में दिए गए किसी पेमेंट को जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो एक्चुअली उसके ऊपर जो है केस हो जाएगा, क्रिमिनल केस हो जाएगा। और इसीलिए जो है ये रुपीज़ को जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर देखा जाता है। तो ये हो गया करेंसी। करेंसी का पावर किस चीज़ से है, दैट इट इज़ लीगलाइज्ड और इट इज़ लाइक ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दैट इज़ वन थिंग। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन can issue this currency. Second thing, next thing is that it is like legal or it is legally compulsory for anyone within India to accept any transactional settlement or any transaction involving rupees. Okay, अगला जो फॉर्म है आपके मनी का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बैंक में डिपॉजिट करके भी अपना पैसा रखते हैं। तो मान लो कि अभी जैसे आपको जो जरूरी चीज़ें हैं, चौक चौराहे पर कुछ खरीदना हो तो वहाँ पर आपको करेंसी की ज़रूरत है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो दूसरा काम है आपको, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने के लिए भी आप जो है अपने कार्ड का यूज कर सकते हैं, राइट। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने सीधा बैंक से जो है उस बिजनेस के पास जो अपना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। आपको किसी का कर्जा लौटाना है, आप क्या करते हैं, चेक काट के उसको जो है दे देते हैं, राइट। पैसा आपके हाथ में तो नहीं आया ना, करेंसी आपके हाथ में नहीं आई, आपने चेक दे दिया, बैंक से उसके अकाउंट में जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। ओके, लोग जो सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए पैसा निकालते हैं, बाकी जो है वो उनके बैंक में जमा रहता है। और ये जो डिपॉजिट जो होता है, ये जो पैसा हमारा होता है, चूँकि ये बैंक में जमा होता है, ठीक है ना, और ये हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, इसलिए जो है इसको जो है डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं।
ओके, डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको निकाल सकते हैं। और हाँ, जो पैसा बैंक में छोड़ते हैं इस पर भी आपको जो है थोड़ा बहुत जो है ब्याज भी मिलता है, तो ये भी फ़ायदा है। ओके, अब डिमांड डिपॉजिट्स जो है इसके साथ एक और फैसिलिटी होती है। ये फैसिलिटी होती है और यही वो फैसिलिटी है जो कि रुपीज़ के या मनी के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक तक लीड करती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जैसे मैंने अब क्या कहा कि हम लोग कैश का जैसे पेमेंट के लिए मोड में यूज करते हैं, वैसे ही हम चेक का यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। हम जो है अपने एटीएम कार्ड से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू लोगों को हम पे कर सकते हैं। तो क्या हो गया, बैंक डिपॉजिट हमारा जो है वो भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि किसी के हाथ में जो कैश होता है वो कर पाता। कुछ सिचुएशन में तो इनफैक्ट आपके हाथ के कैश से ज़्यादा दूर तक जो है आपका बैंक में जमा पैसा पहुँच सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है बैंक डिपॉजिट जो है वो भी जो है एक मनी के फंक्शन को जो है पूरा करता है। ओके, आई मीन बेसिकली आप जो है पेमेंट सेटलमेंट में इसका यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा चूँकि डिमांड डिपॉजिट्स जो है ये मीन्स ऑफ पेमेंट के तौर पर यूज होते हैं करेंसी के साथ, इसलिए इनको जो है मॉडर्न टाइम में कह सकते हो कि मनी के एग्जाम्पल में रखा गया है। लेकिन एक और चीज़ है कि बैंक जहाँ पर कि कह सकते हो कि अगर बैंक ना हो तो फिर डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, फिर जो है चेक का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ओके, और इसलिए जो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम भी जो है वो भी मनी के इस फॉर्म के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि मनी जो है वो मेनली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, जहाँ पर कि इसका मेन जो स्ट्रेंथ आता है दैट कम्स थ्रू द लाइक यू कैन से ऑथराइजेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इंडिया में ये काम जो है आरबीआई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि चूंकि और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है करेंसी इशू करने के लिए ऑथराइज नहीं है और लीगली जो है ये ऑब्लिगेटेड है, लीगली ये सबके लिए ये मैंडेटरी है कि उनको जो है किसी भी पेमेंट का सेटलमेंट करेंसी जो इंडियन करेंसी में अगर किया गया तो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो है ये एक वैलिड या कह सकते वैलिड जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो हमने देखा कि मनी का ही दूसरा फॉर्म जो है वो बैंक डिपॉजिट भी हमारा है, जो कि हमारा पैसा बैंक में जमा रहता है, इसमें कि बैंक थोड़ा बहुत ब्याज भी देती है और जब भी चाहे हम इस पैसे को निकाल सकते हैं। और चूंकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे को निकाल सकते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। और इस डिमांड डिपॉजिट के द्वारा भी हम वो सब काम कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मली करेंसी के थ्रू करते हैं, विच मीन्स लाइक सेटलिंग एनी डेट, पेइंग फॉर समथिंग दैट यू हैव बॉट, राइट। ये सारे काम जो है हम या फिर लैंडिंग लाइक समथिंग टू समबडी, ये सारे काम जो है हम बैंक क्रेडिट बैंक डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसीलिए इसको जो है ये कह सकते हो कि इसको जो है मनी का एक फॉर्म माना गया है। नेक्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज दैट फॉर दिस फॉर दिस बैंक डिपॉजिट फॉर्म ऑफ मनी टू एग्जिस्ट, बैंकिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो है बैंकिंग सिस्टम जो है वो मॉडर्न मनी के लिए या मॉडर्न कह सकते हो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के लिए बैंक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। अब आगे जो है हम लोग बात करेंगे कि बैंक्स जो है वो किस तरीके से सिर्फ जो है या कह सकते हो कि मनी के ट्रांसफ़र का ही जो है एक सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये जो है इनका जो लोन एक्टिविटी है इसका भी काफ़ी क्रूशियल रोल रहता है। बट वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन जस्ट हैव फन एंड यू ऑफ कोर्स रीड द होल सेक्शन दैट वी हैव कवर्ड टुडे। ओके, बाय बाय, हैव फन।